बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 31 अक्टूबर और दिन है जुमेरात का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ बड़ी ख़बरों के साथ और एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि साबिक चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो हैं, एक एक करके उनका फ़ैसला चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब रिवर्स कर रहे हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़िलाफ़ कादी फ़ाइज़ ईसा ने एक बड़ा फ़ैसला दिया था और इसको रिवर्स किया है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने और एक बड़ी सरबराही, एक बड़ी ज़िम्मेदारी और एक बड़ा ओहदा दे दिया गया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को। कुछ तफसीलात एक्सक्लूसिवली मैं शेयर करूंगा आपके साथ कि इस ओहदे के देने के साथ ही चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने एक मैसेज भी पहुंचा दिया है हुकूमत को। ये मैसेज क्या है, और दूसरी तरफ हुकूमत ने जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए जो कमेटी है जिसमें 13 मेंबरान शामिल हैं, इनमें जो पार्लिमान की रिप्रेजेंटेशन है, इन नामों की अनाउंसमेंट कर दी है। लेकिन एक तो आज की व्लॉग में इन नामों की अनाउंसमेंट के साथ में नंबर गेम आपके साथ शो करूंगा कि हुकूमत की अक्सरियत है या यहाँ पर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की अक्सरियत है, और इस जुडिशल कमीशन का सरबराह कौन होने जा रहा है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने हुकूमत को क्या मैसेज भेजा है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से। क्या जस्टिस मंसूर अली शाह बन पाएंगे सुप्रीम जुडिशल कमीशन के सरबराह? इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि एक कमेटी है जिसकी वापस सरबराही दे दी गई है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को। अब बुनियादी तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट की तनाज़ात के मुतबादिल हल के लिए कायम टास्क फोर्स से मुतल्लिक कमेटी थी और इसकी सरबराही पहले ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास थी। लेकिन कादी फ़ाइज़ ईसा का जब इख्तलाफ हुआ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने असूलों के ऊपर स्टैंड लिया, लेकिन कादी फ़ाइज़ ईसा ज़रा दूसरी डगर पर निकल गए, तो उसके बाद कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने क्या किया कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इस कमेटी की सरबराही से हटाकर चीफ जस्टिस मौजूदा याह्या अफरीदी साहब को इस कमेटी की जो सरबराही थी वो दे दी थी। लेकिन उस वक्त भी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी उस वक्त तो जस्टिस थे, उन्होंने इस कमेटी की जो सरबराही थी बज़ाहिर उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। और अब कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के रिटायर होते ही चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने इस कमेटी की सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को सौंप दी है। अब ये कमेटी करती क्या है? बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस जो है वो दायर किए जाते हैं, अपीलें दायर की जाती हैं। इनमें कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके लिए वाक़यातन किसी बेंच की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके लिए कोई भी वकला की कमेटी अगर बना दी जाए, क्योंकि वो बहुत छोटा मैटर होता है। मिसाल के तौर पर जिस तरह से अभी ये रूल बनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में 50,000 रुपये का अगर कोई तनाज़ा होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ पाएगा। अब 10 लाख का अगर कोई तनाज़ा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में आ पाएगा। पहले ये होता था कि 50,000 से ऊपर कोई अगर तनाज़ा होता था फ़रीक़ैन के दरमियान तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर की जा सकती थीं। 50,000 से कम अगर कोई तनाज़ा हो फ़रीक़ैन के दरमियान तो वो नहीं आ सकती थी। तो इस किस्म के जो ऐसे केसेस जिसके लिए बेंच की एज सच ज़रूरत नहीं होती, वो एक कमेटी के थ्रू जो है वो सॉल्व किए जा सकते हैं। तो ये वो बेसिकली कमेटी है। तो इसकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को वापस दी गई है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ख़बर ये है कि सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस कमेटी में शामिल नहीं हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस शाहिद वहीद, ये 2 सीनियर जजेस भी इस कमेटी में शामिल हैं। और इसमें ये जो मुख्तलिफ जो इस तरह के केसेस आते हैं तनाज़ात के मुतबादिल हल के लिए, मुतबादिल के तौर पर ये जो कमेटी है वो कुछ चीज़ों को जो डिसाइड है वो करती है। तो अब इससे एक चीज़ तो क्लियर मैसेज वंस अगेन चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की जानिब से हुकूमत को पहुंचा दिया गया है कि जो कुछ आप करते रहे उस वक्त के चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के थ्रू और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर और दीगर जजेस को भी यहाँ तक के साइड पर करने के, तो ये तो नहीं चलेगा। पहले भी बहुत सारे इकदाम उठाए गए, कमेटी में वापस लाया गया। इवन के फुल कोर्ट जो इजलास हुआ उसमें भी ड्राइविंग सीट पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे। जो उन्होंने प्लान दिया था जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से, उस प्लान पर भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब ये एक और फैसला है जो कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की जानिब से किया गया है, और ये क्लियर मैसेज हुकूमत को दे दिया है, और इसी वजह से हुकूमत सख्त परेशान है। और अब सुप्रीम जुडिशल कमीशन जो कि आइनी बेंचों की तश्कील करेगा, उसके लिए हुकूमत ने जो 4 नाम हैं जिसमें पार्लियामेंटेरियंस शामिल होंगे उस कमेटी में, वो नाम भी
अनाउंस कर दिए कि ये वो 4 नाम होंगे। सवाल यहाँ पर ये है कि उन 4 नामों के साथ हुकूमत अपोजिशन की नंबर गेम क्या, और यहाँ से चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के पास क्या नंबर गेम होगी और आईनी बेंच क्या होगा, ये बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले आपको बताता चलूँ कि ये जो मैसेज भी दिया है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने, और उनकी ये एक हिस्ट्री भी रही है, उनके जितने भी केसेस में बेंचेस में वो बैठे हैं, उनके जो फैसले होते हैं वो लेफ़्ट और राइट नहीं होते, हमेशा अलहदा सा उनका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो होता है। तो इस आईनी तरमीम पर भी मैं शुरू दिन से, जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि जजेस ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है, डिसाइड हो गई हैं चीज़ें। ऐसा नहीं होगा कि ये तरमीम पूरी की पूरी कालादम होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि इस तरमीम को पूरा का पूरा एक्सेप्ट किया जाएगा। जहाँ तक बात है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की, तो ये जो शिक डाली गई, चले आप टॉप 3 में से किसी को चीफ जस्टिस बना दें, इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन ये जो आईनी बेंच और इसमें पार्लिमान की नुमाइंदगी है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और इसकी बड़ी वैलिड रीजंस हैं। अब मैं आता हूँ वो जो बेंच का मामला है, जो हुकूमती पार्लियामेंटेरियंस की शिरकत है, और क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और ये भी मैसेज पहुंचा दिया है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने कि ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अब आप वो तफसीलात सुनिए। देखें, जो 4 नाम हुकूमत ने दिए हैं, मैं वो चारों नाम आपके सामने रखता हूँ। एक तो उस कमेटी में जी जो तरमीम हुई थी, 2 अपोजिशन बेंचेस से होंगे और 2 हुकूमती बेंचेस से होंगे। हुकूमत में इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी है और MQM है। तो इस तरह से जी जो 2 नाम हुकूमत के हैं, एक सेनेट और एक कौमी असम्बली से, उनमें एक बिलावल जरदारी और एक सेनेटर इरफान सदीकी जो कि नून लीग से, और बिलावल जरदारी पीपल्स पार्टी से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अपोजिशन बेंचेस में हैं, उनमें से जी सेनेटर शिबली फराज और दूसरा जी हैं उमर अयूब साहब जो कि कौमी असम्बली के रुकन हैं, MNA हैं। तो ये 4 नाम आगे हैं। इनमें से अब 2 हुकूमती, ज़ाहिर सी बात है वो नंबर उस तरफ हो गया, और 2 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नंबर हो गया। सारी मैं आपके सामने वो कैलकुलेशन करके आपको बताता हूँ। अच्छा, अब इससे हो क्या रहा है जी, अब इस कमेटी के अंदर 4 तो ये हो गए, और एक होंगे चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, और फिर इसी तरीके से जी याह्या अफरीदी के अलावा 3 सीनियर जजेस होंगे, और उन 3 सीनियर जजेस में एक जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। तो अमीनुद्दीन खान साहब को आप हुकूमती साइड पर रख दें, और जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर को आप ज़रा PTI वाली साइड पर रख लें, 2 इस तरफ हो जाएंगे। एक जो है वो जज होगा जो सरबराह होगा जो आईनी बेंच है। तो आईनी बेंच चूँकि अभी तश्कील ही नहीं हुआ, तो फिर उसका सरबराह तो ज़ाहिर सी बात है शामिल किस तरह से हो पाएगा। तो इसलिए जो तादाद थी इस कमेटी की 13, वो 13 से हट कर अब 12 रह गई है। तो पहला फैसला बेंच की आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा, वो 12 रुकनी कमेटी करेगी, और फिर उसके बाद जो सरबराह होगा उसको इसमें शामिल कर लिया जाएगा, तो वो 13 हो जाएंगे। तो ये थोड़ी सी 12 और 13 के दरमियान कन्फ्यूजन थी, तो वो मैंने क्लियर की। अच्छा, इसके अलावा जी एक अटॉर्नी जनरल और एक हो गए वज़ीर कानून। तो ये 2 मेंबर्स ये हो गए, इनको भी ज़रा आप हुकूमती साइड पर ही ले लें। तो इस तरह से जी 5 और 5 10 मेंबर्स हो जाते हैं। फिर इसी तरीके से एक बार का नुमाइंदा होगा, और एक स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो अनाउंस करेगा। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार जो है उसमें सदर जो है वो तो नून लीगी हमायत याफ्ता है, लेकिन बाकी नीचे जितने भी होते हैं वो सारे जो हैं वो इस तरमीम के ख़िलाफ़ आप उनको तसव्वुर कर सकते हैं। तो बार का नुमाइंदा कौन होगा और वो किस तरफ जाएगा, ये अभी कुछ क्लियर नहीं है। जहाँ तक बात है पार्लियामेंट से कोई एक स्पीकर कौमी असम्बली जो होगा वो किसी अक़लियती मेंबर को या खातून मेंबर को अनाउंस करेगा, तो वो ज़ाहिर सी बात है ऐसे कोई करेगा जो हुकूमत को सपोर्ट करे, तो ये एक वोट भी उनकी तरफ चला जाता है। तो यूँ हुकूमत के पास नंबर बन जाते हैं 6, और यहाँ पर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के पास बन जाते हैं नंबर 5, और एक बार का नुमाइंदा है। तो बार के नुमाइंदे को अगर ना भी काउंट करें तो हुकूमती पलड़ा इस वक्त भारी नज़र आ रहा है, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की जानिब से या दीगर जजेस की जानिब से। अब इसकी रीज़न सुने, और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने ये मैसेज भी हुकूमत को पहुंचा दिया है। क्या जी इख्तियारात में तवाज़ुन की बात की थी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने अपने पहले दिन। अब ये जो कमेटी जुडिशल कमीशन बनाया है हुकूमत ने, इसमें इख्तियारात का तवाज़ुन नहीं है और बहुत सारे सवालात हैं। मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि सेनेटर इरफान सदीकी हैं, बिलावल जरदारी हैं,
अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आईनी बेंच बनाएंगे और उन जजेस को वोट देंगे कि इन जजेस को होना चाहिए। अब ये जस्टिस मोइनुद्दीन खान साहब को वोट देना चाहते हैं, मंदोखेल साहब को वोट देना चाहते हैं कि ये बेंच के अंदर होने चाहिए। तो जब ये अपनी मर्जी से वहाँ पर जजेस तैनात करेंगे, उनको वोट देंगे और फिर उसके बाद आईनी बेंच बनाएंगे, तो आईनी मुकदमे जो कि इन्हीं से मुतल्लिक होंगे जब उस बेंच के सामने जाएंगे तो ये कंट्रडिक्ट नहीं हो जाएगा कि आप अपनी मर्जी के बेंच बनाएं और फिर आपके केस उस अपनी मर्जी के बेंच के पास जाएं। तो जजेस कैसे जो है वो जानिबदार गैर जानिबदार रहते हुए इंसाफ के जो तकाजे हैं वो पूरे कर पाएंगे। ऑलरेडी जस्टिस अमीनुद्दीन खान, मंदोखेल साहब, नईम अख्तर अफगान साहब के ऊपर सवालात हैं। 2 जजों ने तो ये कह दिया था जी कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही ना माने, ये तरगीब दे दी थी। तो उन जजों को जब आप लगाएंगे तो वो तो ऑलरेडी मुतनाज़ हो गए और यही रूल आप अपोजिशन के लिए भी कहें। इसी वजह से ये जो चीज़ थी ये इसके अंदर पार्लिमान को शामिल नहीं किया गया था, बल्कि जो जजेस थे वो खुद ही तय करते थे कि बेंच कौन होगा। इवन कि आईनी बेंच, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और बाकी सारे जो मामलात वगैरह थे वो जजेस जो होते थे विद इन जुडिशरी चीज़ें तय होती थी कि बेंचेस क्या बनेंगे, कौन कौन शामिल होगा। तो ये वो इख्तियारात का तवाज़न है और ये ओवरलैप है जिसकी पहले दिन चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने मुखालफत करते हुए कहा था कि ये चीज़ नहीं होगी। अब ये अदलिया के इंटरनल मामलात, इंटरनल इख्तियारात है, इसमें पार्लियामेंट के 4 लोग आकर अपनी मर्जी से कैसे बेंचेस जो हैं वो बना सकेंगे। फिर इसी तरीके से जो है वो ऑब्वियसली जो पॉलिटिशियंस हैं अपोजिशन के हों या हुकूमत के हों, अदालतों में वो का सामना उनको करना पड़ता है। तो जब अगर मिसाल के तौर पर बिलावल जरदारी जो हैं वो खुल्लम खुल्ला अभी भी ये कहते हैं कि जस्टिस मंसूर जो है वो नहीं होने चाहिए, राना सनाउल्ला ये कहते हैं कि जब कमेटी में वो ये कह देंगे जस्टिस मंसूर नहीं हैं और फिर जब बाद में उनके बेंच के सामने उनकी पेशी होगी तो कैसे चीज़ें चल पाएंगी। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने फर्स्ट डे क्लियर कर दिया था और अभी तक सुप्रीम जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो नहीं बुलाया गया। और ये इजलास कौन बुलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बुलाता है। क्यों नहीं बुलाया गया? डॉट्स को आप कनेक्ट कर लें तो आपको सारी जो कहानी है वो समझ आ जाती है। और फिर जो कुछ इक़दामात चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की जानिब से आते साथ किए गए हैं, जिनमें उन्होंने सबसे पहले तो यूनिटी को बरकरार यूनिटी दोबारा जजेस में लाने की कोशिश की और सारे जजेस एक हुए। और फिर यहाँ पर सवाल ये है कि अगर सारे जजेस एक हो गए हैं और एक अहम हुकूमती जज हम ख्याल जज समझे जाने वाले जो हैं ज़रा ये बताते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी इनकार कर दिया कि मैं आनी बेंच का मैं शामिल नहीं हूँगा। और इस पर पूछा भी गया कि अगर कोई बेंच का सरबराह बनने से इनकार कर दे तो हुकूमत की तरफ जवाब है वो मिसकंडक्ट का मुर्तकिब होता है। अभी कैसे मिसकंडक्ट का वो मुर्तकिब होता है? इवन कि जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा के हवाले से कहा जा रहा है कि उनको भी अगर बनाया गया तो जिस तरह से काजी साहब के टाइम पर वो काजी साहब का जो फैसला था बल्ले वाला उसमें उनके साथ ही, तो वो भी अब बज़ाहिर हुकूमत के हम ख्याल अब नहीं रहीं। तो ये मसाइल और ये जो कुछ मामलात सुप्रीम कोर्ट से सामने आ रहे हैं ये चीज़ बताते हैं कि जजेस में जो यूनिटी बनी है, क्योंकि देखें ना जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस एक्सेप्ट करना सारे जजेस ने एक्सेप्ट किया ना, जस्टिस मंसूर ने, जस्टिस मुनीब ने भी, हालांकि बारी तो जस्टिस मंसूर की थी। तो इसका मतलब क्या है कि जजेस में ये डिसाइड हुआ था कि जो जिसे बनाया जाएगा वो एक्सेप्ट करेगा और कोई इस्तीफ़ा नहीं देगा और जजेस जो है वो मुत्तहिद रहेंगे। तो सारे जजेस चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के साथ खड़े हुए हैं। तो ये जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को भी इवन के हुकूमती पलड़े में मैंने भी जो है वो डाला हुकूमती हम ख्याल में, तो ये भी बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं। और अगर ये भी इस तरफ आते हैं और जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और चारों जजेस होते हैं फिर तो हुकूमत नंबर गेम में भी उनसे पीछे नहीं होती। इजलास तो दूर की बात ना, बुलाया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा क्या होगा। तो ये इस वक्त हुकूमत को जो सारी की सारी टेंशन है वो पड़ी हुई है और चीफ जस्टिस का याह्या अफरीदी साहब ने ये क्लियर जो मैसेजेस हैं वो दे दिए हैं अपने फर्स्ट डे भी, और उसके बाद आकर उन्होंने जो कुछ इक़दामात किए हैं। अब वेट किस चीज़ का किया जा रहा है? हुकूमत ने तो अनाउंस कर दिए, वेट इस चीज़ का किया जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जिनको अभी हर मामले में फर्स्ट पे रखा गया, फुल कोर्ट इजलास पर में वो ड्राइविंग सीट पर थे, उनको कमेटी की सरबराही वापस मिली, उनका प्लान नाफिज किया गया। तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं जी कि अभी वेट किया जा रहा है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का कि वो वापस आएँ, और उन्होंने वापस आना है 1 नवंबर यानी कि कल उन्होंने वापस आ जाना है। हफ्ता इतवार छुट्टी होगी तो मंडे से सुप्रीम कोर्ट का जो हफ्ता है मंडे वाला जो नेक्स्ट मंडे को आगा
3 तारीख से जिसका आगाज़ होने जा रहा है, कल अगर यकम है 2, 3, 4 सॉरी 4 तारीख से, तो नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जब वापस आएंगे इन चीज़ों के हवाले से डिसीजन होंगे, और अगर फुल कोर्ट बैठती है इस मामले के ऊपर, तो ये जो ट्रैकमोनी ऑफ पावर की बात की है, तो ये पार्लिमान की इंटरफेरेंस एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और आईनी जो तरमीम है वो ऑलरेडी चैलेंज हो चुकी है, और फिर ऊपर से जो बार के इंतखाबात हैं वो बार के इंतखाबात भी हो चुके हैं, उन्हीं उसी का जो वेट है वो किया जा रहा था। और बेशक सदर का इंतखाब हुकूमती हमायत याफ्ता जो हैं वो जीते हैं, लेकिन वो बड़ा क्लोज मार्जिन से जीते हैं। यानी कि आप ये समझें कि 19-20 के मार्जिन से जीते हैं। तो 19-20 का मार्जिन का मतलब ये हुआ कि बार के थ्रू अगर आप कोई प्रेशर डलवाना चाहते हैं तो बार में भी में हाफ तादाद दूसरी तरफ है अपोजिशन की तरफ, और हाफ तादाद इस तरफ है। तो और फिर सबसे बड़ी बात, सदर के अलावा दीगर जो दूसरे होते हैं वो तो दूसरी जो हामिद खान ग्रुप है वो जीता है, तो वो प्रेशर भी आप क्रिएट नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में जी नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, और ये मैसेजेस कुछ हुकूमत तक पहुंच चुके हैं। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।